नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो आज इस अध्याय में करने जा रहे हैं हम क्षितिज भाग 2। आपका गद्य खंड होगा और उसका जो आपका आज टॉपिक है, जो अध्याय लेंगे, यशपाल लखनवी अंदाज। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई थी, चैप्टर वाली वीडियो बनाई थी कि कौन सा गद्य खंड में से कौन सा है, काव्य खंड में से कौन सा है, क्षितिज में से कौन सा है और आपका कृतिका में से कौन सा है। वो वीडियो अगर आपने देख ली तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे लखनवी अंदाज, यशपाल जी ने जो लिखा है आपका। ठीक है, तो इसकी समरी भी देखेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर है, इसे प्रश्न उत्तर भी देख प्यारे बच्चों, दिए गए कुछ मेन। ठीक है, उन प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। अगर आपको अध्याय आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो वीडियो चालू करके बगल में रख के इसे आप सुन सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, इसे देखने की जरूरत भी नहीं है। तो चलो आपको एक बार प्री बोर्ड के मैं से इसे समझा देता हूँ किस प्रकार से। ठीक है, आपका गद्य खंड होगा, काव्य खंड होगा, दो खंड होगा। खंड क पाठ्य पुस्तक व पूरक के आधार पर जो इसका पहला प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, वो आपका क्षितिज से होगा। ठीक है, पहला जो प्रश्न होगा क्षितिज के, और ये आपका काव्य खंड से होगा। सॉरी काव्य कहाँ चला गया, वो गद्य खंड से होगा। ठीक है, वो ये रहा, ठीक है, नीचे रह गया। ठीक है, ये रहा, गद्य खंड से होगा प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, तो जो जैसा प्री बोर्ड का आपका रहता है और डिट्टो उसी बेस पे आपका बोर्ड का पेपर होगा। तो प्रश्न कितने हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 25 से 30 शब्दों में। क, ख, ग और यहाँ पे आपका घ, मतलब कि चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे तो यही कहने की बात है। ठीक है, तो पहले देखते हैं लखनवी अंदाज पाठ के लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। और ये है, और यहाँ से ये भी पूछा गया है, लेखक ने नवाब साहब की असुविधा और संकोच का क्या अनुमान लगाया। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। दो चीजें हैं, जो फादर वाला प्यारे बच्चों दूसरे चैप्टर में है, तो वो दूसरा चैप्टर जब कराऊंगा तब मैं कराऊंगा। इसके बाद मैं मानवीय करुणा वाला ही कराने की कोशिश करूंगा मैं आपका। ठीक, तो आपने प्रश्न देख लिए। ठीक है, किस प्रकार से आपके प्री बोर्ड में आए थे, बोर्ड में भी इसी प्रकार से आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लखनवी अंदाज, लेखक यशपाल। अब वीडियो को समझने के लिए आपको 2.0x में चला सकते हैं, जिससे कम समय में आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं पाठ। लखनवी अंदाज के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं आपके। तो लखनवी अंदाज कहानी का व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग्यात्मक मतलब कि तंज कसने वाला है। ठीक है, लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। वहां देखता है कि एक बर्थ पर लखनवी नवाब की मुद्रा में एक सफेद पोश सज्जन बैठे थे। उनके सामने ही दो ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। उस सज्जन ने लेखक, याद रखना सज्जन अलग बात है, जो लेखक हैं यशपाल के साथ ये चीजें हो रही हैं, वो अपनी चीजें बता रहे हैं, पर ध्यान नहीं दिया। लेखक को लगा कि सज्जन उन्हें अपनी बराबरी का आदमी नहीं मानते हैं। लेखक को लगा कि जो इंसान बैठा है वो नवाबी टाइप का, अपने लेवल का नहीं मानता है। काफी देर के बाद नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और खीरे खाने को कहा। लेखक ने धन्यवाद सहित खाने के लिए मना कर दिया। कुछ समय बाद नवाब साहब ने खीरे के नीचे रखा हुआ तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर खीरे को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, फिर खीरा काटकर गोद कर झाग निकाला, मतलब है ना, काट के गोल गोल घुमाते उसमें झाग निकालते हैं। फिर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च लगाकर करीने से, मतलब तसल्ली से तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक ने खाने को कहा। मतलब कह रहे हैं कि लेखक से कहा कि भैया चलो कोई नहीं, अब खा लो, अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कर दोबारा पूछ ले एक बार। किंतु वे एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। ठीक है, मतलब कि आत्मसम्मान झूठा है, वही है ना प्यारे लखनवी अंदाज, यही बात चल रही है इस बात में। अगले पॉइंट की बात कर, अगला पॉइंट क्या है इसमें, लेखक के मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजर में बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, उनको सूंघा।
खीरे के स्वाद के अंदाज में उनकी पलकें मूंद गई। अब नवाब साहब की बात चल रही है, वो खीरा उनके सामने रखा है, लेखक को खाने के लिए बोला, लेखक ने खाया नहीं। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया जब नवाब साहब ने फांक को सूंघकर खिड़की के बाहर छोड़ दिया। मतलब कि उन्होंने काटा, नमक में लगाया और खीरे को सूंघ के और उन्होंने ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इसी प्रकार एक एक करके फांक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारी फांक मतलब जो खीरे का फांक था को फेंकने के बाद उन्हें तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और थककर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भरता है। मतलब कि लेखक सोच रहा कि अगर इस प्रकार हम खीरे का इस्तेमाल करते हैं, क्या इससे फिर पेट भर जाएगा हमारा, सूंघ के जो फेंक रहे हैं। तभी नवाब साहब ने डकार ली। वाह जी वाह, नेक्स्ट लेवल का काम चल रहा है दिखावे के तौर पर। और खीरा होता है लजीज, पर पेट पर बोझ लगता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब केवल खीरे की गंध से पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। देख लो, दोनों का सोचना नेक्स्ट अलग अलग लेवल पर चल रहा है। ये लखनवी अंदाज से हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसमें आते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं फिलहाल तुरंत। ठीक है, लखनवी अंदाज से सबसे प्रश्न नंबर 1 पे आ जाते हैं। लेखक ने क्या सोचकर सेकेंड क्लास का टिकट लिया। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक के द्वारा सेकंड क्लास का टिकट ही खरीदने के कारण क्या स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट यह सोच कर लिया कि वह भीड़ से बचना चाहता था। उसकी इच्छा एकांत में रहकर सफर करने की थी, क्योंकि उसे अपनी नई कहानी के बारे में सोचना था। इसके साथ ही वह खिड़की के प्राकृतिक सौंदर्य भी देखना चाहता था। ये रीजन था प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है। नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत करने की उत्सुकता न दिखाने पर लेखक ने क्या किया। प्रश्न समझिएगा, नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत करने की उत्सुकता न दिखाने पर लेखक ने क्या किया। मतलब जो नवाब साहब है वो रुख नहीं मिला रहे हैं लेखक से बातचीत करने का। तो क्या लेखक ने फिर क्या किया। तो नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता न दिखाने पर लेखक ने भी अपनी ओर से नवाब साहब से परिचय पाने का कोई उत्साह नहीं दिखाया और खाली बैठकर नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण के विषय में कल्पना करने लगे। लेखक को भी अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा था, अतः अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए उन्होंने भी उनसे कोई बात नहीं की। नेक्स्ट लेवल का एटीट्यूड चल रहा है दोनों में। और अगला बंदा तो नवाब भी है, तो नवाबीगिरी तो दिखनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, ठीक है, प्रश्न नंबर 3, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से, मतलब नवाब साहब ही बातचीत नहीं करना चाहिए भैया, उनका खीरा जो खाना था उनको फेंकना पड़ गया उनके चक्कर में। तो लेखक को नवाब साहब के निम्नलिखित हाव भाव से महसूस हुआ कि वो मतलब कि जो आपके नवाब साहब है वो बातचीत नहीं करना चाहते। लेखक ने उस डिब्बे में अचानक ही पहुंचने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। नवाब साहब ने लेखक की संगीत के लिए भी उत्साह नहीं दिखा। मतलब कि जो लेखक का संगीत था उसके लिए भी कोई रुचि नहीं दिखाई उन्होंने, जिससे यह लग रहा था कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे। अब जब गाड़ी खिड़की से कोई व्यक्ति बाहर देख रहा है तो कोई अंदर नीचे जो पास बैठा व्यक्ति कितना ही बातचीत कर लेगा। प्रश्न नंबर 4, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के क्या क्या कारण रहे होंगे। अब देखो, नवाब साहब का भी तो पक्ष लेना है भाई साहब, मतलब वो ऐसा क्यों संकोच कर रहे थे। ये तो दिखा दिया हमने नवाब साहब एटीट्यूड टाइप के हैं, लेकिन देखते हैं रीजन क्या है। नवाब साहब का सुविधा का संकोच के कारण होंगे। नवाब साहब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए थे। हो सकता है लेखक के कारण वे खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने में संकोच में हो गए। मतलब नवाब साहब है, अब ये छोटी मोटी चीज खीरा खा रहे हैं वो भी नमक लगा के, ये तो बेइज्जती, मतलब ये ऐसा सोच रहे होंगे नवाब साहब अपने मन में। इसी वजह से उनका मतलब यार ये तो बंदे ने काम खराब कर दिया। पॉइंट नंबर 2 क्या है, नवाब साहब ने किफायत मतलब
बचा खुचूगा किसी तरह से कि विचार से सेकंड क्लास का टिकट लिया और वह अब यह नहीं चाहते हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर करता हुआ देखे। मतलब कि नवाब साहब है तो फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए, तो नवाब साहब सेकंड क्लास में जा रहे हैं, तो इस वजह से भी ये रीजन हो सकता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं क्या बात है। प्रश्न नंबर में बात कही गई है लेखक के मुंह में पानी आने पर भी खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया। भैया सब खालत दोनों बातचीत भी करना चाहते, कहीं दोनों खीरा तो खाना ही चाहते, देख नहीं तो चाहते तो देखते हैं आगे कहते। लेखक के अचानक से नवाब साहब का बदला हुआ व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने डिब्बे में चढ़ते समय लेखक के प्रति अरुचि प्रदर्शित की थी, इसलिए लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरा खाने के लिए कहा, परंतु लेखक ने अपने आत्मसम्मान बचाए रखने की खातिर मना कर दिया। भैया एक बार मना कर सके दोबारा कैसे ले ले। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। खीरा काटने में नवाब साहब की विशेषता का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, उत्तर सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब ने अपने सामने बिछे हुए तौलिए पर दोनों खीरों को रखा। उसके बाद पानी से उन्हें धोया, फिर उसे तौलिए से पोंछने के बाद अपनी जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरों को काटकर उसे गोद दिया। तब नवाब साहब ने दोनों खीरों को बहुत सावधानी से छीला और उनकी फाके काटकर उन्हें तौलियों पर सजा दिया। जिसके बाद जीरा, मिला नमक और बारीकी पीसी हुई लाल मिर्च की सुर्ख खीरों के ऊपर फाके पर भुरभुरा दी। इसके बाद एक एक करके उन फाकों को उठाते गए और उन्हें सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाबी है भाई, नवाबी नेक्स्ट लेवल का नवाबी है। यह सब करते समय उनके मुंह में खीरे के स्वाद की कल्पना से ही पानी आ गया था। सीधी सी बात है, अब मुंह के पास है तो पानी तो वैसे भी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत है। तो भैया लेखक के क्या सोचा, जब व्यक्ति बिना खाए पेट भर सकता है खीरे का, बिना किसी किरदार के पात्र के क्या कोई कहानी लिखी जा सकती है। भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी असंभव है। लेकिन देखते हैं उत्तर में क्या है। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। लेखक का यह कथन नई कहानी आंदोलन के कथाकारों पर किया गया व्यंग है। इस व्यंग के माध्यम से यह स्पष्ट, मतलब व्यंग मतलब सीधी सी बात है, व्यंग कहा गया है, ताना कसा जा रहा है। स्पष्ट कहना चाहते हैं कि कोई भी कहानी विचार घटना व पात्रों के अभाव में उसी प्रकार नहीं लिखी जा सकती जिस प्रकार खाद्य सामग्री को खाए बिना उसका रसास्वादन नहीं किया जा सकता। केवल खाने व अभिनय किया जा सकता है। विचार कहानी लेखन के लिए लेखक को प्रेरित करते हैं। घटनाएं, कथा वस्तु, यही तो उसके विचार यहीं से आते हैं, आगे बढ़ने का कार्य करती हैं और पात्र कहानी के प्राणों को संचार करते हैं। यह कहानी के आवश्यक तत्व हैं। इसके बिना लिखी गई रचना को एक स्वतंत्र रचना कहा जा सकता है, लेकिन कहानी नहीं। अतः हम उनके विचार से सहमत हैं। तो भैया यहाँ सहमति का विचार चल रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे सबका अलग अलग रहता है, तो यहाँ पे सहमति वाला चल रहा है। तो चलिए इनके हिसाब से चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 8 की बात चलते हैं। लास्ट प्रश्न रह गया प्यारे बच्चों। ठीक है, लखनवी अंदाज रचना के नवाब साहब की सनक को आप कहां तक उचित ठहराएंगे, क्यों। लखनवी अंदाज रचना के नवाब साहब द्वारा खीरे की फाक पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च बुरकने के बाद उन्हें सूंघकर तथा खिड़की से बाहर फेंकना, रसास्वादन का अनुभव करना उनकी सनक का द्योतक है। इस सनक को किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह नवाब ये रहा। ठीक है, यह नवाब साहब की बनावटी शैली को दर्शाता है। उनके जीवन में यथार्थ और कड़वी सच्चाई से कोई मतलब नहीं था। वे केवल कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास रखते थे, मतलब दिखावटी जीवन जीने में विश्वास रखते थे, जो कि बिल्कुल गलत था। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9,
हाँ, लखनवी अंदाज कहानी नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा पर व्यंग है। नवाबी परंपरा समझ रहे हो ना, कोई भी हमारे आसपास भी अभी कुछ होता है, कहीं के नवाब हो क्या, कहीं के नवाब हो क्या, मतलब नवाब समझ रहे हो। अगर अगर इन्हें जूते चप्पल पहनना हो तो इनको नौकर इनका पास देगा तब ये जूते चप्पल पहनते हैं। स्पष्ट कीजिए। लेखक ने लखनवी अंदाज कहानी के माध्यम समाज के पतनशील संपत्ति समझ, जिसके पास पैसा वगैरह होता है, नवाबी परंपरा और उनकी बनावटी जीवन शैली पर व्यंग किया है। नवाब बनावटी जीवन शैली अपनाने में यकीन करते हैं और इसी में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। उन्हें जीवन के यथार्थ और कड़वी सच्चाइयों से कोई मतलब नहीं था, वे केवल कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास रखते थे। नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखें जो तेरी गुलाबी आंखें द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा। नवाब साहब ने अपने झूठे अनुभव तथा नवाबी शान को व्यक्त करने के लिए गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ देखा। नवाब साहब अपनी बनावटी रहीसी से लेखक को प्रभावित करना चाहते थे। मतलब मेरे पास ये लोग आज भी करते हैं, जो एप्पल का फोन लेते हैं लोग, क्यों कर लेते हो, लोगों के लिए ही तो लेते हैं, वैसे नहीं। एप्पल का फोन अच्छे भी होते हैं, लेकिन सैमसंग वाला भी तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन नहीं, उनके अंदर घमंड, कृत्रिमता एवं दिखावे की प्रवृत्ति थी, इसलिए उन्होंने अहंकार दृष्टि से लेखक की ओर देखा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये कहानी समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपने इसका रिवीजन अच्छे से कर लिया होगा। क्षितिज भाग 2 ये खंड था, गद्य खंड था आपका यशपाल लखनवी अंदाज का। इसके बाद जो हम करेंगे, ठीक है, ये 8 नंबर का आएंगे, इसमें से यार 2 ही चैप्टर है, इन दोनों का 8 नंबर का आएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ठीक है, इस बारे में हम पढ़ेंगे और इसका समरी फटाक से पढ़ेंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो मस्ट डू में से अब की बार सीबीएसई ने दे रखे हैं, ठीक है, डीओई ने भी दे रखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।